हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। अब ये पृथक्करण का मतलब है मिश्रण में से पदार्थों को पृथक करना यानी कि अलग करना। तो मिश्रण होते हैं हमारे पास डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं जिसमें हम बहुत सारे पदार्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये चाय छानने का एक उदाहरण दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चाय में से चाय पत्ती जो होती है उसको छानकर अलग करते हैं। तो यही पृथक्करण है। तो पृथक्करण की अलग अलग विधियां हैं, वही हमने यहाँ पर देखनी है। एक दो एग्जांपल्स और यहाँ पर हैं। आप खाने पीने की कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ पसंद नहीं होती। जैसे बच्चों को मिर्च पसंद नहीं है तो मिर्च छांट कर अलग कर देते हैं। तो वो भी पृथक्करण का एक उदाहरण है। इसी तरह से जो दही होती है उसको मथते हैं, दूध या दही को, तो उसमें से मक्खन निकालते हैं इस तरह से। तो वो मक्खन अलग करने का ये तरीका हो गया। तो ये भी पृथक्करण का एक उदाहरण है। तो इसी तरह के हमने यहाँ पर अलग अलग उदाहरण देखने हैं। अलग अलग पदार्थों को अलग अलग तरीके से हमें अलग करना पड़ता है। तो उसी के यहाँ पर अलग अलग विधियाँ आएंगी। तो वही डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। तो ये है यहाँ पर पृथक्करण की विधियाँ। इसमें सबसे पहले जो है वो है हस्त चयन। हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुनना। तो हाथ से चुनने को हम बोलते हैं हस्त चयन। तो आप जैसे खाना बनाने के लिए दाल साफ करते हैं, चावल साफ करते हैं, तो उसको हाथ से छानते हैं, छांटते हैं, उसमें कोई कंकड़ पत्थर या कोई खराब दाना तो नहीं है। तो उस तरह के विधि जो है पृथक्करण की, इसे हम हस्त चयन कहते हैं। हस्त चयन। तो ये हस्त चयन का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्त चयन हो रहा है यहाँ पर इस उदाहरण में, इस चित्र में। तो ये हस्त चयन है। तो आपने बस ये विधियां याद रखनी है और कौन सी विधि कहाँ पर लगेगी ये आपने ध्यान रखना है। तो जब अनाज के आपके पास अनाज है काफ़ी सारा और उसमें से आपने वो कंकड़ अलग करने हैं तो उसके लिए उसको हाथ से ही चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हस्त चयन विधि लगेगी। नेक्स्ट विधि आती है थ्रेशिंग। ये है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग आप जानते ही होंगे। जब खेत में कोई भी अनाज उगता है तो उसका जब वो अनाज पक जाता है उसको काटते हैं। काटने के बाद वो जो सूखे पौधे होते हैं उसमें से अनाज के दानों को अलग करना होता है। तो उन अनाज के दानों को हम हस्त चयन विधि से अलग नहीं कर सकते, हाथ से नहीं चुन सकते, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो अनाज के दाने छोटे छोटे होते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, इस तरह से वो जो सूखे पौधे हैं उनको पीट पीट कर जब ज़मीन पर मारते हैं तो उससे वो दाने झड़ जाते हैं उसके। तो दाने ये झड़ जाते हैं और बाकी जो सूखा पौधा है वो अलग हो जाता है। तो इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। ये हाथ से भी किया जा सकता है, इसी तरह से ये बैलों से भी किया जाता है। तो बैलों की सहायता से भी इसको करते हैं। उसमें पूरा अनाज ज़मीन पर, अनाज के जो पौधे हैं सूखे ये पके हुए, उसको ज़मीन पर फैला देते हैं, उसके ऊपर बैलों को चलाते हैं, उससे वो दाने अलग हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में करना है तो उसके लिए अब थ्रेशिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है, थ्रेशर्स कहते हैं। तो आप वो भी जानते होंगे। उसमें जो है अनाज के दाने अलग हो जाते हैं और भूसा जो है, पौधे जो सूखे पौधे थे वो कटकर भूसा बन जाता है उससे। तो इस विधि को हम थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट विधि है निष्पावन। निष्पावन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें पवन शब्द आ रहा है, तो हवा का इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमारे पास अनाज और भूसा मिक्स है, उस तरह का मिश्रण है जिसमें एक चीज़ भारी है दूसरी चीज़ हल्की है जो हवा से उड़ सकती है। तो उसमें हम निष्पावन विधि करते हैं इस्तेमाल। यहाँ पर ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये निष्पावन दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, जो अनाज है और भूसे का मिश्रण है उसको ऊंचाई से नीचे गिराते हैं और साथ में एक और से हवा का प्रवाह देते हैं। हवा, चाहे वो प्राकृतिक हवा हो सकती है या पंखा वगैरह लगाकर उसकी हवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि भारी अनाज के दाने तो नीचे सीधा गिर जाते हैं और जो हमारे पास इसमें भूसा है, सूखा भूसा जो कि हल्का होता है, वो हवा से उड़कर दूर गिरता है। तो इस तरह से ये अलग हो जाते हैं। तो अनाज का ढेर यहाँ पर आ गया ये और भूसा यहाँ पर आ गया। तो इस विधि को हम कहते हैं निष्पावन। निष्पावन विधि है ये। उसके बाद नेक्स्ट विधि है चालन। चालन। चालन का उदाहरण यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहीं से आप समझ जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल तब होता है जब मिश्रण में एक चीज़ जो है, एक पदार्थ जो है वो बारीक है, बिल्कुल पिसा हुआ बारीक है, और दूसरा जो है थोड़ा मोटा है। तो उसको हम छलनी का इस्तेमाल करते हुए छानते हैं।
छलनी, चालनी भी लिखा है यहाँ पर, छन्नी लिखा है, तो यहाँ किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप आटा छानते हैं तो उसमें क्या होता है कि आटा जो बारीक पिसा हुआ है वो नीचे गिर जाता है, छोटे छोटे बारीक जो छिद्र हैं इसमें उससे, और जो भूसा है मोटा वो ऊपर रह जाता है। तो इस तरह से इस विधि का इस्तेमाल होता है। इसे हम चालन विधि कहते हैं। इस विधि का इस्तेमाल तब करेंगे हम जब जो पदार्थ हमें अलग अलग करने हैं उनमें एक जो है वो बारीक है और दूसरा थोड़ा मोटा है। इसी विधि का इस्तेमाल जो है वो भवन निर्माण में, जब मकान वगैरह बनता है उसमें भी करते हैं हम, रेत को छानने के लिए, क्योंकि रेत बारीक है और उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो मोटे होते हैं। तो उसके लिए भी इस तरह से लोहे की जाली का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है रेत नीचे इकट्ठी हो जाती है और जो कंकड़ पत्थर है इसमें मोटे वो ऊपर रह जाते हैं। तो ये चालन विधि का इस्तेमाल इस तरह से हम करते हैं। नेक्स्ट विधि है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। इसमें ये दो विधियां हैं। पहली है अवसादन और निस्तारण, ये एक विधि है, और दूसरी है निस्यंदन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अवसादन और निस्तारण क्या है। तो इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास द्रव और ठोस का मिश्रण हो और उसमें जो ठोस है वो घुलने वाला ना हो, वो भारी हो द्रव से। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो मिट्टी और पानी का मिश्रण लें, मिट्टी और पानी का मिश्रण लें तो मिट्टी पानी में घुलती नहीं है। उसको अगर कुछ टाइम के लिए आप रखोगे, जैसे यहाँ गिलास में दिखाया हुआ है, तो वो कुछ टाइम बाद मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। मिट्टी यहाँ नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ऊपर रह जाएगा, क्योंकि मिट्टी के कण जो है उसमें धूल रेत जो है वो पानी से भारी होती है, वो नीचे बैठ जाती है। तो इसे हम अवसादन कहते हैं। अवसादन मतलब नीचे बैठ जाना, भारी कणों का नीचे बैठ जाना। तो इस विधि का इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे जब एक चीज़ भारी हो, दूसरी चीज़ हल्की हो, दूसरी, और ये भी बात ध्यान रखनी है कि लिक्विड हो, द्रव हो, तो द्रवों में ही वो नीचे बैठ पाएगी। तो वो भारी जो ठोस है वो नीचे बैठ जाएगा और द्रव ऊपर रहेगा। तो ये हो गया अवसादन। लेकिन अभी अलग अलग बैठ तो गए हैं लेकिन फिर भी एक साथ ही हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए फिर उसको जो है हम इस तरह से उड़ेल सकते हैं, पलट सकते हैं दूसरे बर्तन में। जब मिट्टी नीचे बैठ गई, ऊपर साफ पानी आ गया, उस साफ पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया और मिट्टी यहाँ नीचे रह जाएगी। तो ये जो अलग किया इसे हम बोलते हैं निस्तारण। यहाँ हुआ अवसादन, यहाँ हुआ निस्तारण। इधर है अवसादन इसमें, और इसमें हुआ निस्तारण। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो पहले हमने जो अघुलनशील पदार्थ थे उनको नीचे बैठने दिया, कुछ टाइम तक बिना हिलाए रखे रखा, नीचे बैठने दिया, ये हो गया अवसादन। उसके बाद फिर जो अलग करने के लिए उनको हमने एक से दूसरे बर्तन में डाला, इसे हम बोल रहे हैं निस्तारण। अवसादन और फिर निस्तारण। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ करने पड़ेंगे, तब ये पृथक्करण अलग हो पाएगा। तो ये है, इस विधि से हम इस तरह से करते हैं। इसका फिर एक एग्जाम्पल और यहाँ पर दिया हुआ है चाय के लिए। जैसे आप चाय बनाते हैं उसके बाद पत्तियों को छानने के लिए क्या करते हैं, तो आप जानते हैं छलनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बिना छाने उसको करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। चाय जो बनाई आपने उसको कुछ टाइम वैसे ही रहने दो, तो चाय पत्ती जो है वो नीचे बैठ जाएगी, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर किया था इसी तरह से नीचे बैठने दें, और उसके बाद उसको पलटें तो उसमें चाय जो है वो आ जाएगी और चाय पत्ती पीछे रह जाएगी। लेकिन उसमें चाय पत्ती के कुछ कण फिर भी रह जाएंगे, तो उसका ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि उसको छान दिया जाए। हम उसको छानना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है विज्ञान की भाषा में उसे हम निस्यंदन कहेंगे। निस्यंदन, फिल्टर करना, इंग्लिश में फिल्टर कहते हैं उसको, फिल्टरेशन। तो छानने वाली दो विधियां आई यहाँ पर। पहले आटा भी छाना था हमने, ये इसे हम चालन कह रहे हैं। यहाँ पर सूखे द्रव्य हैं, ये द्रव्य हैं, ये सूखे पदार्थ हैं, ठोस हैं, ये ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पर हम चालन का इस्तेमाल कर रहे हैं। छलनी का इस्तेमाल किया लेकिन उससे मोटा ऊपर रह गया और बारीक जो पाउडर था वो नीचे आ गया। और यहाँ पर जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम द्रव और ठोस की बात कर रहे हैं, एक जो अघुलनशील ठोस है, तो उसको अलग करने के लिए हम निस्यंदन का इस्तेमाल करेंगे, फिल्टर करना। तो इसे हम निस्यंदन कहते हैं। तो यहाँ पर दो विधियां आ गई, पहली हुई अवसादन प्लस निस्तारण दोनों साथ साथ, और दूसरा हो गया निस्यंदन। उसके बाद नेक्स्ट विधि पर चलते हैं। नेक्स्ट विधि है वाष्पन। वाष्पन है पानी जब गर्म होता है उसके बाद उसकी जो भाप बनती है, इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं।
इसी तरह से कोई भी द्रव है उसको जब गर्म किया जाता है उसमें से वाष्प निकलती है, भाप निकलती है, तो उसे हम वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल की बात करेंगे मुख्यतः, तो उसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है ये पानी और नमक का घोल। पानी और नमक मिक्स करके रखा है, ये मिश्रण है। अब इसमें से नमक अलग करना हो तो क्या करें, तो इसे छान कर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो घुल जाता है पानी में। तो इसमें क्या कर सकते हैं, उसको हम गर्म करें। गर्म करने से क्या होगा कि पानी जो है वो भाप बनता रहेगा और ऊपर उड़ता रहेगा, तो ऊपर निकल जाएगा पानी, और जब पानी सूख जाएगा पूरा ये निकल कर, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास नमक बच जाएगा यहाँ पर। तो इस विधि को हम वाष्पन कहते हैं। तो नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म किया हमने, और ये जो नमक युक्त जल था उसमें से नमक को हमने अलग कर दिया और जल जो है वो भाप बनकर उड़ गया। तो इस विधि को हम वाष्पन विधि कहते हैं। तो इसी का इस्तेमाल होता है समुद्र जल से। जो नमक निकलता है, जो हम नमक खाते हैं, वो समुद्री नमक होता है। तो समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है, उसमें बहुत सारा नमक है, तो उसको इसी तरीके से किया जाता है। उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है जैसे यहाँ पर ये दिखाया है, और उसको सूर्य की गर्मी से वाष्प में बदलने देते हैं। तो पानी सूख जाता है जब, तो नीचे नमक रह जाता है। फिर उसको जो है फैक्ट्रीज में ले जाकर उसको साफ़ किया जाता है, उसमें आयोडीन वगैरह मिलाया जाता है, फिर हमारे पास वो पैकिंग करके पहुँचता है। तो मुख्य जो उसमें विधि है वो वाष्पन ही इस्तेमाल होती है समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए। तो समुद्र के जल से जब नमक प्राप्त करना है तो वाष्पन विधि का इस्तेमाल होगा। तो ये विधियां थी यहाँ पर। एक बार फिर से अगर हम देख लें कौन कौन सी विधियां हमने देखी, तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी हस्तचयन से। हस्तचयन, हाथ से चुनना। उसके बाद आया हमारे पास थ्रेशिंग, इसमें अनाज के दाने अलग किए हमने। और उसके बाद फिर हमने निष्पावन की बात की, हवा का इस्तेमाल करके अनाज और भूसा अलग करना। उसके बाद हमने बात की चालन। चालन में हमने छाना, उसमें जो बारीक और मोटा मिश्रण था ठोसों का उनको अलग किया। उसके बाद हमने यहाँ पर अवसादन और निस्तारण किया यहाँ पर, और दूसरा हमने छानने की बात की, जैसे चाय छानते हैं उसको हमने कहा निस्यंदन। उसके बाद जो हमने विधि देखी वो थी वाष्पन। तो इस तरह से ये विधियां हमने यहाँ पर इस्तेमाल की। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। क्योंकि जब हमारे पास मिश्रण होते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही विधि से वो मिश्रण में से पदार्थ अलग हो जाए, तो उनको अलग करने के लिए हमें एक से ज़्यादा विधियों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है कि ये रेत और नमक का मिश्रण है। रेत है और उसमें नमक भी मिक्स है, तो अब इसको अलग कैसे करें, हाथ से तो नहीं चुन सकते। लेकिन इसके लिए ये टेक्निक हो सकती है कि हम उसको पानी में घोलें। उससे क्या होगा कि रेत जो है वो पानी में नहीं घुलेगी, लेकिन नमक पानी में घुल जाएगा। तो उस तरह से जो मिश्रण बनेगा हमारे पास, उसको जब मिक्स कर लिया उसके बाद कुछ टाइम तक वैसे ही रखेंगे तो उसमें से रेत नीचे बैठ जाएगी और पानी अलग हो जाएगा जिसमें नमक घुला हुआ है। तो उसको हम निस्तारण या निस्यंदन का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारे पास रेत तो अलग हो गई, लेकिन नमक अलग नहीं हुआ। तो अब जल में जो नमक है उससे शुरू करें, तो उसमें हमने जैसे पहले वाष्पन विधि का इस्तेमाल किया था वैसे ही हम वाष्पन कर सकते हैं, और उससे फिर ये जो नमक है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निस्तारण निस्यंदन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बाद में वाष्पन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। वाष्पन के साथ एक विधि और आती है, संघनन भी आता है साथ में। जो जब भी आप पानी को गर्म करते हैं उसमें से भाप निकल रही है, भाप को ठंडा करने से फिर वापस उसमें से जल बनाया जा सकता है, तो इसे हम संघनन कहते हैं। तो वाष्पन किया, वाष्पन से जो वाष्प बनी उसको हमने ठंडा किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक ढक्कन लिया हुआ है, उसके ऊपर बर्फ रखी है और उससे हम इस ढक्कन को ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा ढक्कन जो है उसके संपर्क में जैसे आएगा, यहाँ कांटेक्ट में आएगी भाप, वो ठंडी होकर दोबारा पानी बन जाएगा उससे। तो इसे हम संघनन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पानी भी आ गया और नमक भी हमारे पास मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है, क्या जल किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोल सकता है। पानी में जब हम घोलते हैं कोई चीज़ तो जितनी मर्जी घोल सकते हैं, तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका एक यहाँ पर एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, इसमें आपके पास यहाँ नमक घोला गया है। पानी में आप नमक घोलते जाओ, 1 चम्मच डाला आप उसमें घोलो, 1 गिलास पानी लिया, आप देखेंगे वो घुल गया। उसके बाद उसमें और डाल के देखो, तो यहाँ पर हमने देखना है कब तक ये घुलता जाता है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ टाइम तक तो घुलता रहेगा, एक टाइम आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा। तो जितना पानी आपने लिया था अब उसमें उतना ही घुल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता।
तो ये जो विलयन बन गया, सॉल्यूशन बन गया, जिसमें अब और अधिक मात्रा में ये नमक नहीं घुल रहा है, तो इस विलयन को कहते हैं हम संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन वो विलयन है जिसमें हम और अधिक नहीं घोल सकते। विलय, विलय यानी कि जो भी पदार्थ हम घोल रहे हैं पानी के अंदर, वो हम और ज्यादा नहीं घोल सकते। तो और ज्यादा जब घुलना बंद हो जाए तब हम उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। तो वो संतृप्त हो गया, अब उसमें और ज्यादा नहीं घोल सकते। अब इस संतृप्त विलयन को क्या फिर से इसमें दोबारा और घोलना हो तो कुछ और कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर उसको हम गर्म करें, विलयन को गर्म करें, तो उसमें आप दोबारा उसमें और नमक घोल पाएंगे। लेकिन अगर उसको ठंडा होने देंगे तो कुछ टाइम के लिए, तो फिर आप देखेंगे कि वो नमक जो एक्स्ट्रा घोला था वो फिर से अलग हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर संतृप्त विलयन का कॉन्सेप्ट भी समझें कि संतृप्त विलयन वो विलयन है जिसमें हम जो घोल रहे हैं द्रव के अंदर, पानी के अंदर अगर नमक घोल रहे हैं, तो एक टाइम आता है कि घोलना वो बंद हो जाता है। और ज़्यादा डालते जाएं, घुलता जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसमें और मात्रा डालेंगे नमक की तो वो घुलना बंद हो जाएगी। तो उस वक्त हम उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब अब इसमें और ज़्यादा नहीं घुल सकता। तो इतना ही यहाँ पर था इस चैप्टर में। संतृप्त विलयन क्या है, गर्म करने पर वो उसमें और घोल सकते हैं, लेकिन ठंडा करने पर वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। यहाँ चीनी का भी उदाहरण दिया हुआ है, चीनी का भी आप संतृप्त विलयन बना सकते हैं। और यहाँ पर ये टेबल दिया है, इसको भी करना चाहें तो कर सकते हैं। नमक कितना घोल सकते हैं, चम्मच से आप डालते रहे तो कितने चम्मच आप एक गिलास पानी में घोल सके नमक के, और इसी तरह से चीनी के। तो आप देखेंगे कि नमक के आप के जो चम्मचों की संख्या है और चीनी के चम्मचों की संख्या वो अलग अलग रहेगी, क्योंकि समान मात्रा में नहीं घुल पाएगा कोई भी पदार्थ। हर पदार्थ की प्रकृति के अनुसार, उसकी नेचर के अनुसार वो अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर देखा। यहाँ पर सारांश भी है, हमने क्या क्या विधियाँ सीखी, कैसे हम किस प्रकार के पदार्थ को किस विधि से अलग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी। तो ये सारा पढ़ने के बाद आपने इस अभ्यास के क्वेश्चंस जो हैं, ये प्रश्न उत्तर ये करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स फेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।